हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम करेंगे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन, जिसमें हम करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सामान्यतः एक वर्ष की समान अवधि के दौरान देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन का विवरण होता है। सभी आर्थिक लेन देन का विवरण होता है, यानी कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, विश्व के साथ लेन देन। शेष विश्व को हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी लेन देन होगा किसी एक कंट्री का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी कि रिकॉर्ड करता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, यानी कि भुगतान शेष होता क्या है। अब करेंगे हम भुगतान शेष खाता क्या होता है। खाते से हमें याद आया कि बैंक में भी आपका एक खाता है और उस खाते में आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो बैंक के और आपके बीच होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस को बैंक एक खाते में रिकॉर्ड करता है। उसमें या तो वो क्रेडिट करेगा या फिर वो करेगा डेबिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट वाली टर्म्स कौन सी होती है, अब ये डेबिट और क्रेडिट वाली टर्म्स कौन सी होती हैं, इनको देख लेते हैं। और इनको हम देखेंगे अब बीओपी अकाउंट के कंसर्न में कि बीओपी अकाउंट के अंदर ये डेबिट क्या होते हैं और ये क्रेडिट आइटम्स कौन से होते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है 3 to 4 मार्क्स वाला। तो आउटफ्लो यानी कि जब हमारा यूएस डॉलर का आउटफ्लो हो रहा होता है, यूएस डॉलर जब हमारी कंट्री से बाहर जा रहा होता है, तो उस टाइम हमारे यूएस डॉलर का आउटफ्लो हो रहा होता है। तो ये जो यूएस डॉलर हमारा बाहर गया, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। यानी कि ये जो यूएस डॉलर है जब जब हमारी इकोनॉमी के अंदर आएगा तो इसे हम कहेंगे इनफ्लो और इसको रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड पर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर पता चल जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इनफ्लो लेकर आ रही है या आउटफ्लो लेकर आ रही है डॉलर का, तो आप इजीली बता पाओगे कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट साइड पर जाएगा या फिर डेबिट साइड पर जाएगा। इसके बाद हम करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से घटक होते हैं। पहला है इसमें करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। और तीसरा और एक एकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो होता है हमारा गवर्नमेंट रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से ये तीन जो है ये है हमारे कंपोनेंट ऑफ द पीओपी। स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, कि यहाँ पर एक असेट लाइबिलिटीज होती हैं, असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। असेट और लाइबिलिटीज दो ऐसी चीजें हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जा रहा है तो हम उस ट्रांजैक्शन को करेंगे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड। अगर इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं जा रहा हमारी ट्रांजैक्शन का, तो फिर हम इसको करेंगे करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड। तो देखिएगा ये जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज यानी कि देनदारियां, आपने किया कहीं से बोरो। अगर आपने पैसा बोरो किया है, उधार लिया है, तो आपको फ्यूचर में इन्हें रीपे भी करना है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसलिए ये हमारी कंट्री के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं। तो इस तरीके से आप अगर हम देखें तो हमारे जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं, इनमें से 1, 2 और ये 3, ये तीनों ही कंपोनेंट असेट और लाइबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते। रिमेंबर दिस कि ये तीनों ही कंपोनेंट असेट और लाइबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। नेक्स्ट आ जाता है करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। करंट अकाउंट के अंदर 3 कंपोनेंट है,
सबसे पहला जो है वो हम वस्तुओं के साथ डील करते हैं, दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम सेवाओं के साथ डील करते हैं, और ये वस्तु और सेवाएं ये दोनों ही बायलैटरल है। बायलैटरल होने का क्या मतलब है? द्विपक्षीय है। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट हम यहाँ पढ़ेंगे वो हमारा यूनिलैटरल रहेगा। इनको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर फॉर फ्री, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है। अगर हम सिर्फ गुड्स के अंदर बात कर रहे हैं, यानी कि हम वस्तुओं की ही बात कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं विजिबल ट्रेड की बात। किस नाम है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि गुड्स की एक्सपोर्ट में से गुड्स के इंपोर्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा व्यापार शेष। याद रहे, हम निर्यात में से आयात को माइनस करते हैं, तो इस तरीके से हमें मिल जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट में से गुड्स के इंपोर्ट को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें मिल गया व्यापार शेष। बात करते हैं सेवाओं की। सेवाएं हमें नजर नहीं आती, हम उनको नहीं छू सकते। सेवाओं को क्या बोलते हैं? इनविजिबल्स। अब ये जो सेवाएं हैं बेटा, ये दो तरीके की होती हैं। पहला होता है हमारी फैक्टर सर्विसेज, यानी कि कारक सेवाएं। क्या होती हैं? कारक सेवाएं। दूसरी होती है हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज, यानी कि गैर कारक सेवाएं। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? फैक्टर सर्विसेज होती हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इन चारों के बदले में जो आय हमें प्राप्त होती है या हम उनका भुगतान करते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं हम करंट अकाउंट, यानी कि चालू खाते के अंदर। इसी तरीके से नॉन फैक्टर सर्विसेज को भी हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। ये कौन सी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज? ये देखिए, बैंकिंग है, टीचिंग है, इंश्योरेंस है, और इसके अलावा शिपिंग, ये सभी जो है ये हमारी गैर कारक सेवाएं हैं। चालू हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर पेमेंट की बात की जा रही है। तो इन ट्रांसफर पेमेंट्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम करते हैं इनको चालू खाते में, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा इसमें डोनेशंस आ जाते हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, वो सभी जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होंगे वो सभी करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि इसके बदले में कोई भी एसेट या लायबिलिटी जो है वो नहीं बदलती है। इस तरीके से हमारा होता है करंट अकाउंट कंप्लीट, और इसी का एक हिस्सा होता है हमारा व्यापार शेष, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, सेवाओं की और ट्रांसफर्स की बात नहीं करेंगे। नाउ वी कम टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। पूंजी खाते के अंदर मोटे तौर पर हम दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक उधार और दूसरा निवेश। उधार का मतलब है बोरोइंग्स, फॉरेन बोरोइंग्स, यानी कि किसी कंट्री से अगर हमने उधार ली तो लेने से उधार क्या होगा? उधार लेने से हमारी इकोनॉमी के अंदर आ गए डॉलर्स, और ये डॉलर आने की वजह से हमारा हो गया इनफ्लो डॉलर का, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। इसके अगर ऑपोजिट सिचुएशन है, हमने किसी को उधार दिया, हमने दिया मान लो श्रीलंका को उधार देने से हमारे यहाँ से डॉलर गया श्रीलंका के पास, तो ये डॉलर गया हमारी इकोनॉमी से बाहर जाने का मतलब है आउटफ्लो, और हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट पर। सिंपल। इसके बाद आ जाता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? निवेश। निवेश जब हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि बाहर से अगर एफडीआई, एफआईआई हमारी कंट्री के अंदर आती है तो हम करते हैं क्रेडिट। जब हमारी कंट्री वाले बाहर जाकर निवेश करते हैं, चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, चाहे वो एफआईआई की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे? ये हो रहा है आउटफ्लो, और हम इसको करेंगे डेबिट। अब देखिएगा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हम यहाँ तक कर चुके हैं वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, ट्रांसफर पेमेंट्स, शेष विश्व को या शेष विश्व से उधार, और नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये सभी कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? टोटल करते हुए क्या करेंगे? एक डेबिट का टोटल कर लेंगे, दूसरी साइड हम क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, और मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 500 करोड़ जो है वो बच गया।
यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यानी कि बैलेंस 500 करोड़ डेबिट साइड पर आने का क्या मतलब होता है? डेबिट साइड का मतलब है हमें 500 करोड़ की पेमेंट्स करनी थी, लेकिन हमारे पास हो गए फॉरेन एक्सचेंजेस खत्म। तो अब ये 500 करोड़ की पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। ये करेंगे अब हम सरकारी कोष से। सरकारी कोष कौन सा है? जिसको आरबीआई मेंटेन करता है और उसकी देखरेख करता है। कौन सा? गवर्नमेंट रिजर्व अकाउंट। इस गवर्नमेंट रिजर्व के अंदर होते हैं हमारे पास डॉलर, और इन डॉलर का यूज करके हम क्या करेंगे? इन डॉलर को यूज करके हम इन 500 करोड़ की पेमेंट्स जो हैं वो, ये पेमेंट हमें करनी थी, ये 500 करोड़ की पेमेंट हम ये 500 करोड़ यहाँ से गवर्नमेंट रिजर्व से निकाल कर देंगे। ये क्या है हमारे? ये है हमारे गवर्नमेंट रिजर्व्स। समझ में आ गया? इसी तरीके से, यानी कि अब ये 500 करोड़ यहाँ पर था, देखिएगा बेटा बैलेंस यहाँ था, अब इसकी वजह से सरकारी कोषों में कमी आ गई। कमी आने से ये 500 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जाएगी। अब हो गया यहाँ पर बैलेंस। ये 500 करोड़ इस 500 करोड़ से कैंसिल होके यहाँ पर हो गया अब बैलेंस। एक ऑपोजिट सिचुएशन लेके और समझ लेते हैं। मान लीजिए क्रेडिट साइड पर हमारा नेट बैलेंस आ गया 400 करोड़ का, यानी कि 400 करोड़ हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए हैं फॉरेन एक्सचेंजेस। सभी पेमेंट्स हमारी डन है। उसके बाद 400 करोड़ हमारे पास अभी भी हैं। तो ये 400 करोड़ कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे बेटा अब उसी गवर्नमेंट रिजर्व अकाउंट में, ये सरकारी कोष में ही जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास होते हैं डॉलर्स। तो ये 400 करोड़ जो है इसके अंदर चले जाएंगे। ये 400 करोड़ जो है वो इसके अंदर चले गए। उसके अंदर जाने से हमारे सरकारी कोषों में वृद्धि हो गई। तो देखो ये हमारे 400 करोड़ जो है वो यहाँ एंट्री हो जाएगी, और ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के साथ बैलेंस कर जाएगी। ये जो गवर्नमेंट रिजर्व अकाउंट होता है, इसने अभी क्या काम किया? इसने काम किया समायोजन का। कौन सा काम किया? समायोजन का। समायोजन का मतलब है ये हमारा एकोमोडेटिंग आइटम है। सिर्फ गवर्नमेंट वाला एकोमोडेटिंग है, इसके अलावा जितनी भी आपने यहां तक की, ये सभी हैं हमारी ऑटोनोमस आइटम्स। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकलता है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये एवरी टाइम बैलेंस्ड रहता है, यानी कि ये संतुलन में ही रहता है। ये कभी भी असंतुलित नहीं रहता, क्योंकि जो भी डिसबैलेंस है उसको ये गवर्नमेंट रिजर्व जो है वो उसको करेक्ट करके, मॉडिफाई करके उसको बैलेंस कर देता है। इसके बाद आते हैं हमारे भुगतान शेष खाते के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, इस खाते में वस्तु और सेवाओं के निर्यात व आयात और चालू हस्तांतरण की प्राप्ति और भुगतान के विवरण को दर्ज किया जाता है। आपको इसमें तीनों कंपोनेंट लिख देने हैं, जो जो 3 कंपोनेंट इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये लेन देन जो चालू खाते में दर्ज होते हैं, इससे किसी देश की परिसंपत्ति, इनसे किसी देश की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करते, यानी कि ये असेट लायबिलिटी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करते। कोई भी बदलाव उनमें नहीं आता है। इसमें सबसे पहले है दृश्य मदे, यानी कि विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम कौन से होते हैं? हमारी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, अदृश्य मदे, यानी कि सेवाओं का निर्यात व आयात, इनविजिबल आइटम्स। नेक्स्ट है हमारा चालू हस्तांतरण, यानी कि एक पक्षीय अंतरण, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी इनको कहा जाता है। नाउ वी कम टू द कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाते के बारे में बात करेंगे। पूंजी खाता ऐसे लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जिसके कारण विश्व की तुलना में एक देश की परिसंपत्ति देयता की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा था, असेट लायबिलिटी के अंदर बदलाव आता है। बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट के अलावा यहाँ पर 3 और चीजें हैं जो यहाँ पर हम
देखेंगे कि ये हमारे कैपिटल अकाउंट में कैसे आएंगे। सबसे पहला है हमारा एनआरआई जमाएं यानी कि एनआरआई डिपॉजिट्स। अगर एग्जाम में आ जाता है कि एनआरआई डिपॉजिट कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये जो एनआरआई जमाएं होती हैं, ये एनआरआई जो है वो डॉलर में लाके यहाँ पे मान लो एसबीआई के अंदर डिपॉजिट करा देता है। तो अब हमारी कंट्री के अंदर ये एक तरीके की लाइबिलिटी बन गई है, फ्यूचर में कभी भी हमें ये वापस करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ से हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंकिंग पूंजी। बैंक बहुत सारे एसेट्स को खरीदता और बेचता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अल्पकालीन व्यापार जमाएं यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड। इसको समझ लीजिएगा, मान लो कोई मशीन आपने कहीं से इंपोर्ट करी, मशीन आई हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन पेमेंट के लिए हमारे पास जो है डॉलर चाहिए थे, हमें हमारे पास नहीं है। तो हमने उनको प्रॉमिस किया कि भाई हम तुम्हारा 3 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो 3 मंथ्स तक ये हमारी एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यानी कि यहाँ तक हमने जो भी बैलेंसेस निकाले, उस बैलेंस को संतुलित यानी कि बैलेंस करने का काम, उसको प्रबंधित यानी कि मैनेज करने का काम कौन करता है? सरकारी कोष खाता, इसको देखता है आरबीआई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुछ डेफिनेशंस हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, हम इनको देख लेते हैं। क्या है ये? व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओनली विजिबल आइटम। किसी देश के सामान्य निवासी और शेष विश्व के बीच दृश्य मदों यानी कि वस्तुओं के आयात व निर्यात का अंतर, यहाँ पर आप निर्यात पहले कर लीजिएगा, निर्यात व आयात का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नेट डिफरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल द विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं, बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्वायत्त मदें कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। इनसे अभिप्राय उन आर्थिक लेन देनों से है जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इन्हें रेखा के ऊपर के आइटम्स यानी कि मदें कहा जाता है। Autonomous items are those items of the balance of payment which are related to such transactions that are determined by the motive of profit maximization and not to maintain the equilibrium। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से किए जाते हैं। कौन से? स्वायत्त मदें यानी कि ऑटोनोमस आइटम्स। इनको ऑटोनोमस आइटम्स यानी कि इनको कहते हैं अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम्स का क्या मतलब है? इस लाइन से ऊपर जितने भी आइटम्स हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए गए हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और को संतुलित करने के लिए नहीं किए जाते। वो आर्थिक मदें जिन्हें किसी देश की सरकार के द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है, वो समायोजक मदें कहलाती हैं। इन्हें रेखा के नीचे की मदें कहा जाता है। Accommodating items refers to the transactions that take place because of the other activity in the BOP. These are meant to restore the balance of payment identity and these are generally called below the line items. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द BOT एंड BOP। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, तो हम जल्दी से हम कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है हम क्या कर रहे हैं? विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट में से उसके इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं। लेकिन BOP अकाउंट के अंदर हम सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ गुड्स को नहीं लेते, गुड्स भी लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हैं, इसके अलावा सरकारी कोष भी है, तो इसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड करके चलते हैं। ये केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करता है, ये वस्तु तथा सेवाओं से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड करता है। यह पूंजी खाते के लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करता, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम करंट अकाउंट का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारा व्यापार शेष के लिए, लेकिन यहाँ पर हम करंट अकाउंट को भी इंक्लूड करते हैं और कैपिटल अकाउंट यानी कि चालू और पूंजी खाता दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और संतुलन में तो ये ना के बराबर रहता है।
जब ये हमारे एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, जब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होते हैं तो ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन बीओपी का ये हमेशा जो है वो क्या रहता है, संतुलित रहता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपको निकालना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बहुत इजी है कि आप गुड्स की एक्सपोर्ट में से गुड्स का इंपोर्ट माइनस कर दो। देख लीजिएगा यहाँ पर है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि ये आइटम हमें इसमें लेना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये आइटम हमें लेना है, और एक्सपोर्ट के अंदर से आप इंपोर्ट को माइनस कर दोगे यानी कि 1500 माइनस 2400 यू विल गेट माइनस 900। माइनस 900 होने का मतलब है हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट यानी कि चालू खाते का हमें यहाँ पर बैलेंस फाइंड आउट करना है। चालू खाते के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट नहीं करते और कैपिटल पेमेंट भी नहीं करते, नेट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड ये भी करते हैं। ये इसका लास्ट कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट का। देखिएगा कैसे होगा। बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट निकालने के लिए हम जितने भी एक्सपोर्ट हैं उनको अलग प्लस कर लेते हैं, इंपोर्ट्स को अलग प्लस कर लेते हैं, और उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट्स, देखिए ट्रांसफर पेमेंट का देख लीजिएगा। नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है, यानी कि बाहर की कंट्री से हमें 500 के नेट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं। मिलने का मतलब है इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब है पॉजिटिव साइड पे जाएगा यानी कि क्रेडिट साइड पर जाएगा। अब ये इनफ्लो अगर है तो हम इसको करेंगे प्लस, और प्लस 500, और ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, ये हमारे इंपोर्ट्स हैं। इंपोर्ट हमारे होंगे माइनस, एक्सपोर्ट होंगे प्लस, ये सभी हम कैलकुलेट करके आंसर आएगा -1000। अगेन हम देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट जो है नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे टोटल इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं। नेक्स्ट निकालना है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर हमारा होता है करंट अकाउंट और होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस हम निकाल चुके हैं -1000, ये हम निकाल चुके हैं -1000, तो ये हमने ऐसे के ऐसे यहाँ पर पुट कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है, कैपिटल अकाउंट के अंदर दो आपको एंट्रीज दिख रही हैं, ये दो एंट्री हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से। ये हमारी प्राप्तियां हैं, ये हमारे भुगतान है यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो जितनी भी रिसिप्ट है वो प्लस कर देंगे, जितनी भी पेमेंट्स है वो माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट -300। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय निवेशक विदेशों से उधार लेते हैं, यानी कि इंडियन जो इन्वेस्टर हैं, ये जो इन्वेस्टर हैं वो फॉरेन कंट्री से उधार लेते हैं। उधार लेने का मतलब है वो कर रहे हैं बोरो। अब बोरो कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है किस उप खाते में भुगतान संतुलन के खाते के किस तरफ उधार को दर्ज किया जाएगा। यानी कि पहले तो बताना है आपको अकाउंट कि बीओपी के कौन से अकाउंट में ये एंट्री जाएगी। बोरोइंग आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी साइड पर एंट्री होगी, उधार लेते हैं। उधार लेने का मतलब है हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं डॉलर्स। डॉलर्स आने की वजह से क्या हो रहा है, इनफ्लो, और इनफ्लो की वजह से हम करेंगे इसको कहाँ पर रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड पर। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री की जाएगी। विदेशों से प्राप्त उधार पूंजी खाते में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका कारण आप साथ साथ लिख सकते हो, क्योंकि उधार जो है वो विदेशी देयता यानी कि लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट करती हैं। क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसकी वजह से हमारे अकाउंट के अंदर क्या होता है, इनफ्लो होता है, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर गया। इनफ्लो क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। सिंपल। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पष्ट करें कि विनिमय दर पर इस उधार का क्या प्रभाव बनेगा। अब हमने क्या किया है बेटा, देखिए हमने ली है उधार, हमने क्या किया है, बाहर से किया है बोरो। अब बोरो करने की वजह से हमारे यहाँ पर क्या आए, हमारे यहाँ पर आ गए डॉलर।
डॉलर के आने की वजह से डॉलर की सप्लाई क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। डॉलर की सप्लाई हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखिए डॉलर की सप्लाई बढ़ने से हमारा एक्सचेंज रेट ये था, लेकिन सप्लाई बढ़ गई। आपको पता है ये सप्लाई कर्व होता है, तो ये हो गया हमारा आगे शिफ्ट, तो ये हो गया हमारा आगे की तरफ शिफ्ट, और ये बन गया हमारा एस डैश। तो इस नए सप्लाई कर्व की वजह से क्या होगा, हमारा एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, और वो पहले वाले से कम होगा। क्या होगा, पहले वाले से कम होगा। कम होने का मतलब है देश में आने वाली उधार से विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेक्स की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जिससे विदेशी विनिमय दर कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट के घाटे की स्थिति का सामना कर रहा है तो व्यापार घाटा अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। करंट अकाउंट के आपने 3 कंपोनेंट किए थे। पहला आपने किया था गुड्स के अंदर जो ये काम करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दूसरा हमने किया था सर्विसेज यानी कि सेवाओं के अंदर जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। और तीसरा किया था हमने ट्रांसफर्स। तो बेटा अगर यहाँ पर घाटा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि इस अकाउंट के अंदर भी घाटा ही होगा। हो सकता है यहाँ के सरप्लसेस इतने ज़्यादा हो कि इस घाटे को ख़त्म कर दें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फ्लो चार्ट आप पीछे से कर सकते हैं, और इसके सभी कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते हुए आप इसका रीज़न दे सकते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भुगतान शेष यानी कि बीओपी हमेशा संतुलित रहता है? इसका आंसर हम कर चुके हैं, पीछे बहुत अच्छे से किया था हमने। देख लेते हैं। भुगतान शेष यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। भुगतान शेष खाते में कोई भी घाटा, कोई भी डेफिसिट या फिर कोई भी सरप्लस आधिक्य अगर बनता है हमारे अकाउंट के अंदर, तो उसको समायोजित मदों के द्वारा संतुलित कर लिया जाता है, यानी कि एकोमोडेटिंग आइटम्स के द्वारा इसको दोबारा से बैलेंस कर दिया जाता है। और ये जो डेफिसिट और सरप्लस क्रिएट होते हैं ये हमेशा ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से होते हैं, स्वायत्त मदों की वजह से होते हैं। विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है, इसकी डेफिनेशन आप कर लीजिए। इसके अलावा मुद्रा की मांग के कोई 2 कारण बताइए। अब मांग का मतलब है हम बात कर रहे हैं हम कब कब डिमांड करेंगे, क्या डिमांड करेंगे, फॉरेक्स आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंजेस को हम शॉर्ट में बात कर सकते हैं। हमें डॉलर की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, अब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी जब जब हमें पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट से हमें याद आ रहा है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि विदेशों से जब हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो हमें क्या पड़ती है, फॉरेक्स की, डॉलर की ज़रूरत पड़ती है पेमेंट करने के लिए। जब हम किसी फॉरेन एसेट्स को, विदेशी कोई परिसंपत्ति है उसको खरीदते हैं तो फिर से हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें चाहिएंगे फॉरेक्स। अगर हमें कोई यूनिलेटरल ट्रांसफ़र करनी है तो जो भी हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स भेजेंगे उस ट्रांसफ़र पेमेंट को भेजने के लिए हमें दोबारा से क्या चाहिए, डॉलर। नेक्स्ट आ जाता है विदेशों में पर्यटन के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए। जब भी आप किसी और कंट्री में घूमने जाना चाहते हो तो आपको चाहिए डॉलर, तो आप डिमांड करते हो डॉलर की। देखिए अब यहाँ पर बात की हमने डिमांड की, यानी कि हम डॉलर को कब कब डिमांड कर रहे हैं, बहुत इजी हम कर चुके हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है सप्लाई, यानी कि सप्लाई कब बढ़ेगी, डॉलर की सप्लाई कब बढ़ेगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि इंपोर्ट का उल्टा हम कर देंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो हम जब चीज़ें यहाँ से बाहर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे डॉलर। तो इसके अलावा हम किसी फॉरेन एसेट्स को जो पहले से हमारे पास था हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेल आउट कर देते हैं, हम उसको बेच देते हैं, तो हमें मिलेंगे डॉलर, तो बढ़ जाएगी सप्लाई। आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को।